हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल निकुंज ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ये ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में आता है और पोस्ट ग्रेजुएशन में MBA थर्ड सेमेस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप MBA में फाइनेंस ऑप्ट करते हैं तो ये सब्जेक्ट आपको कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा। MBA में ये पर्टिकुलर अगर हम देखें तो दो सेक्शंस में पेपर आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको थ्योरीज आएंगी और सेक्शन बी में न्यूमेरिकल्स आएंगे। और अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें बीकॉम फाइनल ईयर में, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर साल शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। अब आपको हम पढ़ाते हैं इनकम टैक्स। सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स। पर्टिकुलर ये कुछ यूनिवर्सिटीज में टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के नाम से भी है, जिसके अंदर GST का पार्ट भी इंक्लूड है। तो सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन क्लास में ये समझेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं या फीचर्स क्या होते हैं। इनकम टैक्स में ओल्ड अगर टैक्स सिस्टम लेंगे तो क्या टैक्स के रेट चल रहे हैं, और अगर हम न्यू टैक्स सिस्टम लेते हैं तो क्या हमारे रेट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, इनकम टैक्स का मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन ईयरली टैक्सेबल इनकम, यानी जो भी हम लोग एक साल के ड्यूरेशन में अर्न करते हैं, कमाते हैं, उसके ऊपर जो हम टैक्स भरते हैं उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। ये बात ध्यान रखिएगा। इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन ईयरली टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, जो दिल्ली की सरकार यानी NDA की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे ओवरऑल इंडिया से जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स के अंदर जो भी पर्सन्स इंडिविजुअल्स पैसा कमाता है एक साल के ड्यूरेशन में, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। यानी हमारे द्वारा कमाए गए एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी पैसा अर्न किया, उसमें से कुछ रिबेट्स मिलने के बाद जो हमारी टैक्सेबल इनकम होती है, क्लियर लिखा है टैक्सेबल इनकम, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। आगे लिखा है एट प्रिस्क्राइब रेट्स, गवर्नमेंट ने कुछ रेट्स दे रखी हैं, वो भी आगे वाली स्लाइड्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो प्रिस्क्राइब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। टैक्स पेयर इंक्लूड, अब टैक्स पेयर में कौन कौन आता है, जैसे इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड ट्रस्ट, यानी इतने सारे लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। लेकिन हम जो पढ़ेंगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से, मेन हमारा फोकस रहेगा इंडिविजुअल, यानी एक व्यक्ति जो एक साल में कमाता है उसके ऊपर गवर्नमेंट को कितना टैक्स देता है। ठीक है, तो टैक्स पेयर में क्या क्या इंक्लूड होता है, इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड ट्रस्ट। टैक्सेबल इनकम मींस, अब हम समझते हैं कि टैक्सेबल इनकम क्या होता है। तो टैक्सेबल इनकम मींस इनकम कैलकुलेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स 1961, यानी अगर हम बात करें इनकम टैक्स 1961 के अकॉर्डिंग, जो व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर के अंडर में कमाता है उसको बोलते हैं हम लोग टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लाई इन द होल कंट्री, वो कह रहे हैं जो इनकम टैक्स है वो पूरे देश में लागू होता है, पूरी कंट्री पे लागू होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, यानी 1 अप्रैल 1962 से जम्मू एंड कश्मीर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन सिक्किम, और ये सिक्किम में स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 1990। हमारे इंडिया में जो इनकम टैक्स एक्ट बना वो 1961 में बना, जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड किया गया 1962 में। अब ये सिक्किम स्टेट में भी ये एप्लीकेबल होता है 1 अप्रैल 1990 से। तो सिंपल सी बात याद रखो, इनकम टैक्स हमारी टैक्सेबल इनकम पे निकलता है। पहला पॉइंट, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, और इनकम टैक्स हमारा एक डायरेक्ट टैक्स है जो डायरेक्ट हमारी इनकम पर चार्ज होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
साइलेंट फीचर्स यानी इसके कौन कौन से फीचर्स हैं जो इनकम टैक्स में हमको याद रखने हैं। पहला लिखा है जैसे सेंट्रल टैक्स। इनकम टैक्स एक सेंट्रल टैक्स है। देखो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट टैक्स भी लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है, लेकिन इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंडर में आता है, इसलिए इसको बोला जाता है दिस इज अ सेंट्रल टैक्स। इनकम टैक्स इज अ सेंट्रल टैक्स। इट इज लेविड, लेविड माने होता है चार्ज। इट इज चार्ज एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। ठीक है, अब रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की हम अगर बात करें, जैसे अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025 एंड 26, 25 और 26 हमारा फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो वो 24-25 है। यानी तुमने जो 2024-25 में कमाया उसका टैक्स हमेशा हम लोग असेसमेंट ईयर में भरते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन क्या लिखा, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 21.27 लाख करोड़ हैज बीन कलेक्टेड थ्रू इंडिविजुअल इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। यानी हमारी भारत सरकार ने 2024 और 25 में लगभग 21 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में कलेक्ट किया है। अब इसका फीचर है पहला, दिस इज अ डायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट आपकी इनकम पर लगता है। और एक आपने सुना होगा इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें हम जीएसटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये पर्टिकुलर सर्विसेज के अंदर इंक्लूड रहता है, अलग से चार्ज नहीं होता है। कोई भी हम सर्विस लेने जाते हैं तो सर्विस टैक्स लगता है 18%। अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए जीएसटी के अंदर, जीएसटी की बहुत सारी रेट्स थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अब केवल 2 रेट्स कर दिए हैं। तो ये पहला फीचर याद रखना, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है। सेकंड, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। मान के चलो कि तुमने 10 लाख रुपए कमाए, तो गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया था ओल्ड टैक्स सिस्टम में कि 2.5 लाख रुपए तक 2.5 लाख रुपीस तक तुम्हें कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर की जो इनकम होगी 7,50,000, 7.5 लाख रुपए, उसके ऊपर तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो याद रखना इनकम टैक्स हमेशा टैक्सेबल इनकम पर निकलता है। ओल्ड टैक्स सिस्टम एंड न्यू टैक्स सिस्टम, गवर्नमेंट ने पिछले साल 2 टैक्स सिस्टम अप्लाई किए। ओल्ड टैक्स माने जो लोग ओल्ड टैक्स में रहना चाहते हैं उन्हें दुनिया भर की डिडक्शंस मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट ने और स्मूथली इसको करने के लिए न्यू टैक्स सिस्टम अप्लाई कर दिया जिसमें आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। मान के चलो मैं अपना बहुत सारा पैसा LIC में, म्यूचुअल फंड्स में, बच्चों की स्कूल की फीस, या मैं मेडिक्लेम कराता हूँ, या कहीं मैं डोनेशन देता हूँ, इनकी पर्टिकुलर डिडक्शंस मिलती है। लेकिन अब जो न्यू टैक्स सिस्टम में आते हैं उनको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, ये बात ध्यान रखना। जो लोग सैलरी अर्न पर्सन होते हैं, किसी के नौकरी करते हैं, उनको ग्रॉस सैलरी में से 50,000 की डिडक्शन मिलती है ओल्ड टैक्स सिस्टम में। लेकिन अब न्यू टैक्स सिस्टम में एक नियम बढ़ गया, इसको 75,000 कर दिया गया है। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन से कंपल्सरी 4% हमको देना पड़ता है, ये हमारी टैक्सेबल इनकम पर लगता है जो टैक्स में ऐड होता है। हेल्थ एंड एजुकेशन, बर्डन ऑन रिच क्लास फैमिलीज, ज्यादातर इनकम टैक्स का जितना भी गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है, जितने भी टाइकून बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या स्पोर्ट्समैन हैं, या फिल्म स्टार्स हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन है क्योंकि वो सबसे ज्यादा कमाते हैं। अगर हम भारत की बात करें, हमारे इंडिया में 50 से 60% मिडिल क्लास फैमिली है जो कहीं ना कहीं जॉब करती है, जॉब से पैसा कमाती है, या स्मॉल बिजनेसमैन है। लेकिन जो बिग बिजनेसमैन है, जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, करोड़ों रुपए की अर्निंग होती है, टाटा, अडानी, अंबानी, बिरला, महिंद्रा, करोड़ों रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को पे करती है। तो इसलिए सबसे बड़ा बर्डन है रिच क्लास फैमिलीज पर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम, अब गवर्नमेंट क्या करती है, जितना भी पैसा जनता से टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट करती है वो कहीं ना कहीं
हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या बहुत सारी स्कीम्स चलाती है, उन स्कीम्स में पैसे की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट वो कहां से कलेक्ट करती है? पर्टिकुलर पब्लिक से टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट करती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो टैक्स आता है उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है। नेक्स्ट लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स, यानी जो भी टैक्स गवर्नमेंट ने कमाया, गवर्नमेंट ने किसानों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, पर्टिकुलर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना है, हमें कितना पैसा डिफेंस सेक्टर में खर्च करना है, पूरा गवर्नमेंट यूनियन बजट बनाती है, लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करती है। तो वो अपनी जेब से नहीं करती है, वो हमारे द्वारा पे किए हुए टैक्सेस से ही करती है। तो ये इनकम टैक्स के फीचर याद रखना, दिस इज सेंट्रल टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ओल्ड टैक्स रिजीम यानी जो पुराना रिजीम चलता था, और न्यू टैक्स रिजीम। टैक्स हमेशा टैक्सेबल इनकम पर निकलता है। हेल्थ एंड एजुकेशन 4% फिक्स है और ये ज्यादातर रिच क्लास फैमिली पे बर्डन है। इसको कैसे इनकम को एडमिनिस्ट्रेट करना है और उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ये हमारे फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड असेसमेंट ईयर 25-26। जैसे अभी हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है 25-26 और फाइनेंशियल ईयर क्या है हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2024-25। अब जैसे इसको समझो, हमारे भारत में 3 तरीके के लोग रहते हैं, 3 तरीके के। पहला बिलो 60 ईयर, जिनकी उम्र 60 साल से कम है, 61 to 80, 61 साल से 80 साल के बीच, जिनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। और जो 60 ईयर्स के होते हैं बिलो, उनको बोलते हैं इंडिविजुअल टैक्स पेयर। और अबव 80 ईयर्स सुपर सीनियर सिटीजन। ये सारे चार्ट्स अगर एग्जाम में इनकम टैक्स की थ्योरी पूछी जाए, इंट्रोडक्शन पूछा जाए, तो आज मैं आपको ये जो इंट्रोडक्शन लेक्चर दे रहा हूं, ये पूरा तुम कॉपी पर नोट कर सकते हो। हर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में जब टैक्स प्लानिंग का कोई भी पहला क्वेश्चन थ्योरी का आता है, वो पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स। तो ये सब चीजें समझा सकते हो। अब देखो, एक होता है अबव 80 ईयर, जो 80 साल से ऊपर होते हैं, उनको बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, मान के चलो कि तुम इंडिविजुअल हो, 60 साल की उम्र के हो, तो 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना। अगर आप सीनियर हो तो 3 लाख तक नहीं देना है, सुपर सीनियर हो तो 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख 1 रुपए से 3 लाख है, 2.5 लाख 1 से 3 लाख के बीच में, ठीक है, इसको मैं कर देता हूं 5 लाख, ये आएगा यहां पर 5 लाख। यानी अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, तो याद रखना आपको टैक्स देना है 5%, 5%। लेकिन आपको एक चीज याद होना चाहिए कि अंडर सेक्शन 87A में क्लियर लिखा है कि अगर तुम्हारी इनकम 5 लाख से नीचे है तो तुम्हें 12,500 12,500 की रिबेट मिलती है इफ यू हैव इनकम लेस देन 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो इनकम अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में तो 5% टैक्स लगता है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में तो 20% लगता है, और 10 लाख से ज्यादा है तो 30% टैक्स लगता है। ये इंडिविजुअल टैक्स पेयर है जिनकी उम्र 60 साल से कम होती है। लेकिन जिनकी उम्र 61 और 80 साल के बीच में होती है, वो 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं भरते हैं। फिर 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 5 से 10 के बीच में 20, 10 से ऊपर हो गया 30, और जो सुपर सीनियर होते हैं 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। अब मान के चलो 5 लाख से, यहां पे लिखा हुआ है कि 5% टैक्स लगता है अगर 5 लाख से ऊपर इनकम होती, 5 लाख से 10%। ये जो सुपर सीनियर है इस पे 5% का रूल नहीं लगता है, ध्यान रखना। यदि सुपर सीनियर की इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में तो 20% देना है, और 10 लाख से ऊपर है तो 30% देना है। तो ये चार्ट ओल्ड टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग लगता है। जब यूनिवर्सिटी में कोई क्वेश्चन आता है इनकम टैक्स का, तो क्लियर मेंशन रहता है कि यार इस क्वेश्चन को ओल्ड टैक्स के अकॉर्डिंग लगाओ या न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग लगाओ।
कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम ही अप्लाई करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा न्यू टैक्स रिजीम यानी नया टैक्स सिस्टम 2024-25 फाइनेंशियल ईयर, 25-26 असेसमेंट ईयर। अब ये नया सिस्टम बहुत ध्यान से समझना, जो न्यू टैक्स सिस्टम पढ़ते हैं 3 लाख रुपए तक 0%, 3 लाख रुपीस तक कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 7 लाख के बीच में तो 5%, 7 लाख से 10 लाख के बीच में तो 10%, 10 लाख से 12 लाख के बीच में 15%, और 12 लाख से 15 लाख के बीच में 20%, और 15 लाख से अगर आपकी ज्यादा इनकम होती है तो आपको 30% इनकम टैक्स देना पड़ता है। ये न्यू टैक्स सिस्टम है। ओल्ड टैक्स में आपके रूल्स अलग हैं, ओल्ड टैक्स के रूल अलग हैं, ध्यान रखना, और न्यू टैक्स के रूल बिल्कुल अलग हैं कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर 3 लाख से 7 लाख यानी 4 लाख की इनकम पर 5%, फिर 7 लाख से 10 लाख यानी 3 लाख की इनकम पर 10%, 10 से 12 पर 15%, 12 से 15 पे 20%, और मोर देन 15 लाख आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अगर एग्जाम में पूछ लें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड टैक्स सिस्टम एंड न्यू टैक्स सिस्टम, तो पहले तुम इनकम टैक्स के बारे में बताओ, फिर ये दोनों चार्ट्स को कॉपी पर एक्सप्लेन करना है। इनकम टैक्स में आपको हमेशा जो डेटा ट्रू है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है, वही डेटा देना पड़ेगा। आप अपने मन से कोई भी डेटा नहीं लिख सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओल्ड टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम में डिफरेंस क्या है? ओल्ड टैक्स सिस्टम एक हायर टैक्स स्लैब है। हायर यानी 2.5 लाख तक तो 0, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, फिर सीधे 20, फिर सीधे 30, यानी 10-15% का कोई रोल ही नहीं। लेकिन न्यू टैक्स सिस्टम में लोअर टैक्स स्लैब है। अगर हम ओल्ड की बात करें, डिडक्शन 80C से 80U, दुनिया भर की डिडक्शंस होती हैं जो आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम में मिलती हैं, जिसमें HRA, होम लोन इंटरेस्ट एक्सेट्रा बहुत सारी हैं जो आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और नो डिडक्शन एक्सेप्ट NPS, NPS मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि अंडर सेक्शन 80CCD में आता है। जो लोग अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट करते हैं या किसी नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा डालते हैं, 80CC की डिडक्शन मिलती है। इसको छोड़कर बाकी जितनी भी डिडक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगी, ध्यान रखना। तो ये ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स में डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इनकम क्या होती है। इनकम तो याद रखो, इनकम वो होती है जो हम लोग साल भर में कमाते हैं। एग्जाम में शॉर्ट नोट आ जाते हैं। डिफाइन इनकम, इनकम की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 224 के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या लिखा है देखो, बेसिक टर्म ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स 1961, इनकम का सेक्शन है 2 सबसेक्शन 24। इनकम मीन्स money or money worth received from any definite sources with certain amount of regularity, यानी जहां पर आप नियमित तौर पर कुछ ना कुछ काम करके, एक्टिविटी करके, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस करके पैसा कमाते हो, उसको बोलते हैं इनकम। तो इनकम मीन्स मनी और मनी वर्थ रिसीव फ्रॉम एनी डेफिनेट सोर्स विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेगुलरिटी। क्लियर लिखा रेगुलरिटी, हर दिन, ऐसा नहीं कि 2 महीने कमाया फिर 3 महीने घर बैठ गए। हर दिन आपकी इनकम होती है पर डे। इट इज अ पीरियोडिकल रिसिप्ट फॉर वंस बिजनेस, यानी आप कोई व्यापार करते हो, उस व्यापार में आप पैसा कमाते हो। कुछ लोग क्वार्टरली कमाते हैं, कुछ हाफ ईयरली कमाते हैं, कुछ ट्राई क्वार्टरली कमाते हैं, कुछ ईयरली कमाते हैं। जैसे आपके पास कोई बिजनेस है, कोई लैंड आपने प्रॉपर्टी किराए पर दी है, कोई कहीं वर्क करते हो, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो। द एक्ट डज नॉट डिफाइन इनकम, यानी ये बोल रहा है कि इट इज सिंपली आई लिस्टेड सम ऑफ द आइटम्स दैट कैन बी इंक्लूडेड इन इनकम। जैसे प्रॉफिट और गेन, यानी आपने किसी व्यापार से प्रॉफिट कमाया, गेन हुआ। डिविडेंड, आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया,
शेयर पे आपको डिविडेंड मिला, एफडी पर आपको इंटरेस्ट मिला, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, यानी आपने किसी संस्था में आपने कोई दान दिया, ठीक है, या आपने कोई संस्था ओपन करी, आपको बहुत सारे लोगों से कंट्रीब्यूशन आया, वॉलेंट्री, जबरदस्ती नहीं, लोगों ने अपनी इच्छा से उस संस्था को दान दिया, ये सब कहलाती है इनकम का पार्ट। तो ये इनकम की डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछी जाएगी तो आपको ये लिखना है सबसे 2 सबसेक्शन 24। अब हम आगे बात करते हैं, हमारी इनकम के 5 हेड हैं, जैसे पांडव 5 थे, उसी तरीके से व्यक्ति 5 तरीके से इनकम कमाता है। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी व्यक्ति पैसा कमाता है सैलरी से, या तो गवर्नमेंट जॉब करता है या तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, उससे मिलती है सैलरी। इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कुछ लोगों का बिजनेस होता है, कुछ लोगों का प्रोफेशन होता है, तो उससे जो इनकम जनरेट होती है वो इस हेड में आएगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अब हमारे पास 2 तरीके के घर होते हैं, एक होता है सेल्फ जिसमें हम खुद रहते हैं, और एक होता है लेट आउट जो हम किसी को किराए पर देते हैं। जब हम किसी को किराए पर देते हैं उससे मिलने वाली इनकम हमारी कहलाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कि मान के चलो कि आपके पास कोई लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी है, शेयर्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, म्यूचुअल फंड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इन सबको बेचने के बाद जो पैसा हम कमाते हैं उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो इन चारों से नहीं कमाते वो बाकी की इनकम कहलाती है अदर सोर्स। जैसे मैं पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट डॉक्टर हूं, अब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो जाता हूं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में सपोज ऑपरेशन करने गया, किसी मेडिकल कॉलेज में लेक्चर देने गया, वो जो एक्स्ट्रा इनकम होती है उसको हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेना है। तो ये हमारे 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रोफेशन एंड बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, टोटल इनकम क्या होती है, इसको बहुत ध्यान से समझना। टोटल इनकम, जब व्यक्ति 5 इनकम से कमा लेता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, 5 की इनकम को जो हमारा चार्टेड अकाउंटेंट होता है सीए, उन 5 की इनकम को जोड़ लगा देता है, ऐड कर देता है। फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, कुछ लॉसेस होते हैं जिनको सेट ऑफ किया जाता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी हेड से, या कैरी फॉरवर्ड, अगर लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हो तो तुम कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ माने क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे 2 बिजनेस है, एक कपड़े का व्यापार है और एक सपोज मान के चलो सिल्वर का बिजनेस है। अगर मुझे रेडीमेड गारमेंट्स में प्रॉफिट हो रहा है और सिल्वर में लॉस हो रहा है, तो मैं सिल्वर के बिजनेस के लॉस को रेडीमेड के गारमेंट से सेट ऑफ कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे दोनों बिजनेस में लॉस हो रहा है, दोनों डाउनफॉल है, तो मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता, कैरी फॉरवर्ड। कहने का मतलब है कि कोई गरीब व्यक्ति मेरे से पैसा लेने आया और मैं बहुत पैसा कमाता हूं तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूं, हेल्प को बोलते हैं सेट ऑफ। लेकिन अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं हाथ जोड़ लूंगा, तो वो कहलाता है कैरी फॉरवर्ड। हम कहते हैं ना आगे जाओ, नहीं है हमारे पास, तो उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। क्लब इनकम, जो हमारी कुछ और एक्स्ट्रा इनकम होती है उनको क्लब करते हैं, बाद में एटीसी से एटीयू की डिडक्शन दी जाती है। तो जो भी तुम टोटल इनकम पढ़ोगे, अभी मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊंगा, उसमें ये टोटल इनकम का चार्ट बनेगा। 5 इनकम को जोड़ दो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर दो, क्लब कर दो, तो निकलता है ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद डिडक्शन दे दो तो निकलता है टोटल इनकम। और फिर टोटल इनकम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट टैक्स कैलकुलेट कर देता है, उसको बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। तो ये टोटल इनकम की एक डेफिनेशन याद रखना, सेक्शन 245, कि टोटल इनकम मींस द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रेफर टू सेक्शन नंबर 5 कंप्यूटेड इन द मैनर लेट डाउन इन द इनकम टैक्स एक्ट। यानी एक फाइनेंशियल ईयर में जो व्यक्ति 5 हेड से
जो कमाता है उसको टोटल कर दो तो उसको बोलते हैं टोटल इनकम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट ईयर क्या होता है? देखो हमारे पास दो तरीके के ईयर मिलेंगे, एक होता है असेसमेंट ईयर और एक क्या होता है फाइनेंशियल ईयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर। ये सेक्शन याद रखना 29, यानी जैसे अभी मेरा जो असेसमेंट ईयर है वो है 2025 एंड 26, यानी 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है, हम जो प्रीवियस ईयर में पैसा कमाते हैं उसका टैक्स असेसमेंट ईयर में भरते हैं। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कभी कभी आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है? द फाइनेंशियल ईयर इन विच टैक्स इज पेड इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर में कमाए हुए इनकम पर जो टैक्स जिस ईयर में पे किया जाता है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ये डेफिनेशन याद रखना, द फाइनेंशियल ईयर इन विच tax is paid is called assessment year according to section 2 subsection 9 of the Income Tax Act 1961. assessment year means the period of 12 months। जो assessment year होता है वो 12 महीने का होता है, जो कि फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड ऑफ द मार्च यानी 31 मार्च को क्लोज होता है। तो हमारा असेसमेंट ईयर है 2025 और 26। आगे बढ़ते हैं। अब प्रीवियस ईयर वर्सेस असेसमेंट ईयर, ये डायग्राम याद रखना, यानी हमने जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई, इनकम अर्न करी, उसका टैक्स भरते हैं असेसमेंट ईयर में। तो ये एक चार्ट हमेशा याद रखना कि प्रीवियस और असेसमेंट ईयर का डिफरेंस क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं पर्सन्स। देखो हमारे इंडिया में कई तरीके के पर्सन्स हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाता है। ये सेक्शन याद रखना 231, क्योंकि आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स, क्योंकि इसके बाद जो मैं अगला लेक्चर स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास वो रहेगी रेजिडेंशियल स्टेटस। क्योंकि सबसे पहले चार्टेड अकाउंटेंट ये देखता है कि हम जिस व्यक्ति पे टैक्स लगा रहे हैं वो पर्टिकुलर ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है कि एनआरआई है। उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ चार्ट्स हैं जो हमें बहुत याद रखना है। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैक्सिमम डिटेल में अगर हम जाएंगे तो फिर हम चार्टेड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करेंगे, उसका पढ़ाई का लेवल अलग है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है, जो हमारा वो लेवल है, वो सारे लेक्चर्स मैं उस लेवल तक कंप्लीट करूंगा। तो पर्सन क्या लिखा है? इन कॉमन लैंग्वेज पर्सन मीन्स नेचुरल ह्यूमन बीइंग, यानी हमारे जैसे लोग चलते फिरते खाते पीते, उसको बोलते हैं नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स। बट फ्रॉम द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू द वर्ड इज अ ब्रॉड सेंस। द वर्ड पर्सन हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 231 of the act. according to person include artificial person, यानी हमारे द्वारा जो गॉड के द्वारा लोग बनाए जाते हैं उनको आर्टिफिशियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल जिसमें कौन कौन आते हैं, वेदर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, माइनर हो मेजर हो, जिनकी उम्र 60 साल से कम हो, सीनियर 60 से 80 हो, सुपर सीनियर 80 से ज्यादा हो, तो वो आते हैं इंडिविजुअल्स। Hindu undivided family, it is a relationship created due to operation of Hindu law। ये एक हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बनाया गया नियम है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें जो HUF का जो मैनेजर होता है उसको बोलते हैं कर्ता, KARTA, कर्ता, याद रखना। कंपनी, it is an artificial person registered under the Indian Company Act 2013 और एनी अदर लॉ, यानी सिंपल सी बात है, हम जो कंपनी नहीं बनाते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने बनाई रिलायंस, किसी ने बनाई अडानी, किसी ने महिंद्रा, किसी ने बिरला, मेरी कंपनी का नाम है निकुंज ट्यूटोरियल, तो ये एक आर्टिफिशियल कंपनी है।
कंपनी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, तो जो किसी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो उसको बोलते हैं कंपनी। फर्म, इट इज एन एंटिटी विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी जहां पर हम लोग साझेदारी समझौता करते हैं, दो व्यक्ति मिलकर पार्टनर बनते हैं, पार्टनरशिप चलाते हैं, उसको बोलते हैं फर्म। फिर एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, यानी जो कंपनी पर्टिकुलर एसोसिएशन ऑफ पर्सन जहां पे बहुत सारे लोगों का आपस में एसोसिएशन होता है उसको बोलते हैं एओपी। लोकल अथॉरिटीज होती हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस होते हैं, ये सब पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। पर्सन एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्संस को कई कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने आज आपको पूरा बेसिक्स बताया, ठीक है। एक शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं, शॉर्ट रिव्यू कि सबसे पहले मैंने आपको इनकम टैक्स बताया क्या होता है, टैक्सेबल इनकम पर जो टैक्स लगता है, ईयरली टैक्सेबल इनकम पर उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। फिर मैंने बताया इसके कुछ फीचर्स कि ये सेंट्रल टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, ओल्ड टैक्स सिस्टम, न्यू टैक्स सिस्टम, हेल्थ एंड एजुकेशन 4%। फिर मैंने आपको ये ओल्ड टैक्स सिस्टम के रूल बताए, इंडिविजुअल जिनकी उम्र 60 साल से कम हो तो ये रूल याद रखो, 60 और 80 के बीच में हो सीनियर, और 80 से ऊपर हो तो सुपर सीनियर। लेकिन अगर तुम न्यू टैक्स सिस्टम अप्लाई करते हो तो ये रूल्स तुमको याद रहने चाहिए। फिर मैंने ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स सिस्टम में तुम्हें डिफरेंस बताया, इसमें हाई टैक्स स्लैब है, इसमें लो टैक्स स्लैब है, इसमें डिडक्शन मिलती है, इसमें डिडक्शन नहीं मिलती है, ठीक है। इसके बाद मैंने इनकम का मीनिंग बताया, 5 हेड से व्यक्ति पैसा कमाता है, ये बात ध्यान रखना। 5 हेड्स होती हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। उसके बाद टोटल इनकम बताया, सारी इनकम को जोड़ लो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के रूल लगा दो और डिडक्शन दे दो तो निकल आता है टोटल इनकम। और फिर असेसमेंट ईयर, यानी जो तुम प्रीवियस ईयर में कमाते हो उसका टैक्स जो तुम अगले साल में भरोगे उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, जिसको मैंने एक पिक्चर से भी डिफाइन किया। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि पर्सन क्या होता है। तो ये मेरी पहली क्लास थी, इंट्रोडक्शन। बहुत ध्यान से चीज़ों को कॉपी पे नोट करते जाना। हर यूनिवर्सिटी में जो फाइनेंस लेता है उसको इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस या इनकम टैक्स टैक्स प्लानिंग मैनेजमेंट पढ़ना ही पड़ेगा। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं क्लास नंबर 2 में आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। धीरे धीरे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे। सारे चैप्टर आपको निकुंज ट्यूटोरियल की एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे तो आपका जो कोर्स है उसको फोल्डर को सिलेक्ट करके मिनिमम प्राइस पर परचेज करके पूरा कोर्स घर बैठे कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई भी फिजिकल फॉर्म में आना है और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो भंवर कुआं सेंटर इंदौर में मॉर्निंग और इवनिंग में बैचेस लगती हैं जहां पे आप ये सब्जेक्ट फेस टू फेस बैठ के कभी भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट आए दिए हुए नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9039514790। हर लेक्चर के 2 डेमो वीडियो यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे जहां पे आप निकुंज ट्यूटोरियल MBA सर्च करोगे तो आपको हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के 2 डेमो वीडियो। लेकिन अगर पूरा कोर्स कंप्लीट करना हो तो उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करो निकुंज ट्यूटोरियल और देन यू विल गेट 100% सक्सेस, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। आप सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।